वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। अगर वीडियो में या फिर कोई भी सवाल समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले दिन उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करवा के सभी डाउट को क्लियर कर देंगे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। बराबर ऊंचाई के दो खंभे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। यानी दो खंभा है, दोनों बराबर ऊंचाई का है, दोनों बराबर ऊंचाई का है और इस दोनों के बीच का जो दूरी है वो 100 मीटर दिया गया है। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी इनके बीच में कोई बिंदु है। इस बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री बना रही है, यानी एक खंभा 30 डिग्री उन्नयन कोण बना रही है और दूसरा खंभा 60 डिग्री उन्नयन कोण बना रही है। दूसरा खंभा 60 डिग्री उन्नयन कोण बना रही है। तो हर खंभे की मीटर में ऊंचाई कितनी है? तो जो चीज़ पूछा जा रहा है उसको हम x मान लेंगे, यानी खंभे की ऊंचाई पूछा जा रहा है तो खंभे की ऊंचाई को हम लोग x मान लेते हैं। खंभे की ऊंचाई को x मान लिए। तो अगर हम इस त्रिभुज में देखें, ये ब्लू वाले त्रिभुज में, इसमें हम tan 30 डिग्री लगा के ये वाला ऊंचाई निकाल ले बेस, यानी tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? tan 30 बराबर p/b। tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। और p के बदले में ये x दिया गया, यानी tan 30 होता है 1/√3 इजकल टू x/b, यानी ये बेस b निकालना है। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो √3x हो जाएगा, यानी ये बेस कितना आ गया? √3x। अब अगर ये ग्रीन वाले त्रिभुज में देखें, ग्रीन वाले ट्रायंगल में, इसमें tan 60 डिग्री फार्मूला लगेगा। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? p/b। tan थीटा बराबर होता है p/b। तो tan 60 √3 बराबर p के बदले में ये x है और बेस इसका निकालना है बट्टा b। तो यहाँ से बेस क्या आ जाएगा? x/√3, यानी ये जो लंबाई आएगा वो x/√3 आएगा। अब अगर देखें तो ये टोटल लंबाई 100 मीटर था, यानी यहाँ से यहाँ तक √3x और यहाँ से यहाँ तक x/√3। तो √3x प्लस x/√3 वो किसके बराबर हो जाएगा? 100 मीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पूरा लंबाई तो 100 मीटर का था। तो अब अगर हम इसमें से इसका √3 एलसीएम लेंगे, √3, तो ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x अब प्लस x, यानी 4x ऊपर बचेगा बराबर 100। तो x से ये काटें 4 से 25 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25√3, यानी ऑप्शन नंबर ए, इसका जो आंसर आएगा वो ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 7 दिया गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 दिया गया है। तो थीटा का मान क्या होगा? जब थीटा का मान 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री या फिर 45 डिग्री ये सब मान रहता तो हम लोग डायरेक्ट थीटा का मान ऑप्शन से पुट करके सवाल में सेटिस्फाइड करा देते हैं। अगर हम थीटा का मान 60 डिग्री रखते हैं तो सेक 60 कितना होता है? सेक 60 √3। जैसे अगर हम बात करें इसका, सेक 60 कॉस 60 का उल्टा होता है और कॉस 60 जो होता है वो 1/2 होता है, तो सेक 60 2, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और tan 60 कितना होता है? √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 7 आ जाएगा। 7 बराबर 7 आ गया, तो इसका मतलब थीटा का मान 60 डिग्री इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्पिरिट और जल का जो अनुपात है वो 3:7 और 7:5 है, यानी स्पिरिट और वाटर का जो अनुपात है वो 7:5 है। सॉरी, पहला में है 3:7, पहला में 3:7 है, ठीक है। और पहला वाला टोटल कितना है? मिश्रण 20 लीटर, यानी 7 3 10 अनुपात में टोटल 10 आ जाएगा। 10 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो 1 का वैल्यू 2, तो ये 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा और 7 का वैल्यू 14 हो जाएगा। यानी पहला वाला में जो है 20 लीटर में 6 लीटर स्पिरिट हो गया और 14 लीटर जल हो गया। दूसरा वाला में 36 लीटर मिश्रण में 7:5 है, यानी
स्पिरिट और वाटर का बात करें तो दूसरा वाला में 7:5 है, टोटल अनुपात में 12 लीटर हो रहा है, 7 5 12, और 12 का वैल्यू कितना दिया गया है, टोटल 36 लीटर, यानी 12 का वैल्यू 36, तो 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 7 का वैल्यू 7 दिया 21 और 5 का वैल्यू 5 दिया 15, यानी जो दूसरा वाला में स्पिरिट 21 लीटर है और जल 15 लीटर है। तो जब दोनों मिश्रण को हम इकट्ठा मिला देंगे तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा। अब जो नया मिश्रण बनेगा उसमें स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा, यहाँ पे 21 लीटर और यहाँ पे 6 लीटर, यानी टोटल 27 लीटर स्पिरिट आ जाएगा, और यहाँ पे 15 लीटर और यहाँ पे 14 लीटर, टोटल 29 लीटर, 27 लीटर स्पिरिट और 29 लीटर जल आ जाएगा। तो यानी जो नया अनुपात बनेगा उसमें 27:29 में स्पिरिट और जल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी दोनों जगह से हम लोग अलग अलग स्पिरिट और जल निकाल लिए, स्पिरिट को स्पिरिट के साथ जोड़ दिए और जल को जल के साथ जोड़ दिए। नेक्स्ट आते हैं, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचता है, और k+1 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 बचता है, तो k का संभव मान क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर हम बेसिक से बनाना चाहें तो बहुत लंबा बनेगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए या जो बेसिक से बनाने में टाइम लगे या समझ में नहीं आए, तो हम एक बार ऑप्शन पे देखेंगे क्या यह क्वेश्चन हम ऑप्शन से बना सकते हैं। अगर हम ऑप्शन पे ध्यान दें तो k को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। अगर हम 62 को 3 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, 60 बार में कट जाएगा, 60 तक कट जाएगा और 2 बच जाएगा, जबकि हमको 1 बचना चाहिए था, ये नहीं होगा। 63 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 0 बचेगा, 63 पूरी कट जाएगा। अगर हम 64 को 3 से भाग दें तो 63 तक कट जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। चलिए पहला इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब क्या अगला इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, k+1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है। अगर हम k+1 यानी k के बदले हम 64 माने थे, k+1 करेंगे 65, 65 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना, शेषफल 0 आ जाता है, और यहाँ भी बोला जा रहा है शेष 0 आता है, तो इसका मतलब 64 नंबर जो है वो इक्वेशन को मतलब ये सवाल को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। नेक्स्ट आते हैं, 6 संख्या का औसत 32 है, यदि पहली 3 संख्या प्रत्येक में 2 का वृद्धि की जाए, यानी 3 संख्या है, अगर हम इस 3 संख्या में 2 का वृद्धि करेंगे तो टोटल 6 वृद्धि हो जाएगा, टोटल 6 का वृद्धि हो जाएगा। अब शेष 3 संख्या में अगर हम 4 का कमी करेंगे तो टोटल 4 × 12 का कमी हो जाएगा, यानी यहाँ 6 का वृद्धि हुआ, यहाँ 12 का कमी हो गया। तो ओवरऑल जो है, ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, ओवरऑल 6 का कमी हो गया। यहाँ 6 का वृद्धि हुआ था, यहाँ 12 का कमी हो गया, तो ओवरऑल 6 का कमी हो गया। औसत में अगर हम बात करें टोटल 6 का कमी हुआ और 6 संख्या था, तो औसत में कितना कमी हो जाएगा, 6/6, यानी 1 का कमी आ जाएगा। अगर औसत में 1 का कमी होगा तो जो नया औसत होगा वो पहले 32 था, नया औसत 31 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक वस्तु का क्राइमूल और विक्रयमूल का जो अनुपात है वो अनुपात बी है, बी ए का 200% है, यानी बी जो है, ए को क्या माने थे, क्राइमूल और विक्रयमूल, यानी ए को सीपी और बी को एसपी माने थे, यानी ए अनुपात बी ए का 200% है, यानी अगर हम ए को 100 मानेंगे तो बी को 200 मानना पड़ेगा, क्योंकि बी जो है वो ए का 200% है। जैसे अगर बी ए का 20% रहता तो अगर हम इसको 100 मानते तो ये 20 होता, अगर ये 10% रहता तो ये 10 होता, लेकिन यहाँ 200% है तो 200 हो जाएगा। तो क्या चीज़ बोल रहे हैं, क्राइमूल पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो अगर हम 100 रुपये में खरीदे और 200 रुपये में बेचे तो कितना का लाभ हो गया, 100% का लाभ हो गया। 100 पर डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है, 100 पे प्रतिशत डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है। तो अगर 100 में खरीदे और 200 में बेचे तो 100% का लाभ हो गया। नेक्स्ट, 400 आम 320 आम के क्राइमूल पर बेचा जाता है, यानी 400 आम का जो विक्रयमूल है वो क्या है, 320 आम की क्राइमूल के बराबर है। बोला जा रहा है ना, एक व्यक्ति 400 आम 320 आम के क्राइमूल के बराबर के मूल पे बेचता है, तो यानी 400 आम का जो विक्रयमूल है वो 320 आम के क्राइमूल के बराबर है।
अगर हम इस क्राइम रूल को काट के नीचे ले आए और इस 400 को काट के यहाँ ले जाए, नीचे ले जाए, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य अगर 320 रुपया तो क्रय मूल्य 80 रुपया, तो इस पर हानि हो जाएगा क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, हानि होगा। और हानि कितना का हो रहा है? 80 रुपये का हानि हो रहा है। कितना में? क्रय मूल्य पे। हानि या लाभ होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। 400 पे गुना 100, यानी ये 100 से 100 कट जाएगा, 4 से ये 20 बार में, यानी 20% का हानि हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजें और ब्रांड बी की कुछ कमीजें का ऑर्डर किया, यानी दो तरह का ब्रांड है, ए और बी, और जो संख्या है वो संख्या का अनुपात क्या है? ब्रांड ए का 4 कमीजें और ब्रांड बी का कितना कमीज हमको नहीं पता है, तो हम एक्स मान लेते हैं। ब्रांड बी का एक्स कमीज ऑर्डर किया। ब्रांड ए की कमीज का मूल्य ब्रांड बी के कमीज का दोगुना है, यानी इसका जो मूल्य है वो ब्रांड ए का कमीज का जो मूल्य है वो बी के कमीज का दोगुना है। यानी बी का अगर मूल्य 1 रुपया है तो ए का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 रुपया। तो टोटल बिल कितना का बनेगा? टोटल बिल यानी 4 दूना 8, यहाँ पे 4 कमीज को 2 रुपये की दर से खरीदा तो 8 रुपये और x रुपया यहाँ पे, यानी टोटल 8 + x रुपया बिल बनेगा। अब क्या है, माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांड की संख्या आपस में बदल गई है। यानी जब माल आया तब क्या पता चला कि दोनों ब्रांड का जो संख्या था वो आपस में बदल गया है। यानी ब्रांड ए का कितना था? ए और बी था। ब्रांड ए का जो संख्या था वो बदल गया, यानी एक्स ब्रांड ए का आ गया बिल में और 4 ब्रांड बी का आ गया। दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई है, यानी 4 ब्रांड बी में चला गया। ठीक है, और मूल का अनुपात वही रहेगा ना, मूल का अनुपात 2:1 ही रहेगा। तो कितना का बिल बनेगा? 2x यहाँ और 4 रुपये यहाँ। एक्स कमीज 2 रुपये की दर से करता तो 2x रुपया हो जाएगा, 4 कमीज 1 रुपये की दर से करता तो 4 रुपये यहाँ हो जाएगा, यानी टोटल इतना का बिल बन गया। ये जो बिल था इससे बिल में 40% का वृद्धि हो गया, यानी ये जो बिल था वो पहले वाले से 40% अधिक था। यानी पहले वाला इतना था, इससे 40% अधिक करेंगे तो 140/100। अब ये दोनों बिल बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाद में जो बिल बना ये बिल ये पहले वाले से 40% अधिक, तो पहले वाले का 140% निकालेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 20 से 7 बार में, 20 से 5 बार में, ये 5 इधर होगा तो 15 10x + 20 बराबर 56 + 7x, यानी ये x इधर आएगा 3x बराबर, ये 56 उधर माइनस होगा तो 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12, यानी x बराबर 12 आ गया। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं? ब्रांड ए की कमीज ब्रांड बी की कमीज के साथ का अनुपात। ब्रांड ए में 4 कमीज था, 4 अनुपात ब्रांड बी में x कमीज था और x का जो वैल्यू है वो 12 है, यानी 4:12, यानी अनुपात जो है वो 1:3, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जैसे इसमें कुछ नहीं था, जैसे ए की 4 कमीज और ब्रांड बी की कुछ कमीज, यानी ए की 4 कमीज था, ब्रांड बी के x कमीज ले लिए। मूल का अनुपात था वो जो था बी का जो मूल्य था वो ए का मूल्य जो था वो बी का दोगुना था, तो बी का 1 तो ए का 2 हो जाएगा, तो टोटल 8 + x का बिल बन जाएगा। लेकिन जब कमीज आया तब पता चला कि संख्या बदल गया, यानी ब्रांड ए का 4 कमीज आना था तो x कमीज आ गया, ब्रांड बी का x कमीज आना था तो 4 कमीज आ गया। तब जो टोटल बिल बना 2x + 4 का, और ये जो बिल आया इस बिल से 40% अधिक था, तो इस बिल का 140% निकालेंगे तो ये बिल के बराबर आ जाएगा, तो x बराबर 12 आ गया। जब x बराबर 12 आ गया तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, c-3 का होल स्क्वायर बराबर, अगर c-3 का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² - 2ab 2 × c × 3, ये किसके बराबर है?
सी स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 के बराबर है। तो यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा -6c बराबर के, यहाँ एक्स नहीं सी था, यहाँ पे सी है, बराबर के सी से सी कट गया तो के बराबर क्या आ गया -6। इसका जो आंसर आएगा वो -6 हो जाएगा। एक आदमी 30 किलोमीटर अनुप्रवाह में चलाकर कुल 8 घंटे लेता है। यदि खारे पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुनी है, यानी नाव की चाल जो है वो धारा की चाल का 4 गुनी, धारा की चाल x तो नाव की चाल जो होगा वो 4x हो जाएगा। ठीक है, 30 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाती है तो 8 घंटे लेता है, यानी टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी टाइम कितना है 30 किलोमीटर और डिस्टेंस कितना है, सॉरी टाइम है 8 घंटा, टाइम 8 घंटा और डिस्टेंस कितने 30 किलोमीटर। और अनुप्रवाह बोले तुम, अनुप्रवाह मतलब होता है धारा के साथ, धारा के साथ अगर नाव जा रहा है तो इसका मतलब जो चाल होगा नाव और धारा दोनों का जुट जाएगा, यानी टोटल चाल कितना हो जाएगा 5x। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ से x का वैल्यू पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में एक ही भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब सवाल में कुछ चेंज करना पड़ेगा। एक व्यक्ति नौका को 30 किलोमीटर चला के अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है, सॉरी सवाल सही है, अनुप्रवाह में जाता है और फिर 8 घंटे में लौट भी आता है। इसका मतलब 30 किलोमीटर अगर अनुप्रवाह में जाएगा तो टोटल जो समय लगेगा कितना लगेगा 30 बट्टा, अनुप्रवाह में जा रहे तो दोनों चाल जुट जाएगा, यानी 30/5x। और जब लौटेगा तो धारा के विपरीत दिशा में, धारा के साथ अगर जाएगा तो लौटेगा तो धारा उसका विरोध करेगा, और धारा के विरोध में आने में उसको कितना समय लगेगा 30/4, अब घट जाएगा 3x। धारा के विपरीत में चाल क्या होता है घट जाता है, यानी इतना समय लगेगा, और दोनों समय मिला के 8 घंटा लगेगा। जैसे टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 30 किलोमीटर जाता है, ये 30 किलोमीटर चल जाता है, धारा के साथ जाता है, अनुप्रवाह में जाता है, तो दोनों का चाल जुट जाएगा तो 5x हो जाएगा। फिर लौटते वक्त ये 30 किलोमीटर को अगर लौटेगा तो धारा उसका विरोध करेगा, धारा के विरुद्ध में जो चाल होता है वो घट जाता है। तो यहाँ पे 30/30x बराबर 8 घंटा लगेगा टोटल टाइम। 5 से ये 6 बार में कटेगा, 3 से ये 10 बार में कटेगा, यानी यहाँ 6/x 10/x टोटल 16/x बराबर 8, 8 से 2 बार में, यानी x बराबर 2 किलोमीटर पर आवर, यानी जो धारा का चाल आया वो 2 किलोमीटर पर आवर आया। अगर 9 का चाल पूछता तो 4 दूना 8 किलोमीटर पर आवर होता है। यहाँ पे जो सवाल है 30 किलोमीटर जाके अनुप्रवाह में फिर लौट भी आता है, तो यानी एक बार धारा के साथ जाएगा, एक बार धारा के विरुद्ध आएगा। किसी धनराशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 1 रुपया है, यानी 2 ईयर में CI और SI का जो अंतर होता है वो क्या होता है PR²/100 का स्क्वायर। आज से तीसरा सेट में आया है ये क्वेश्चन। अंतर कितना है 1 PR², यानी R कितना है 4 × 4/100 × 100, तो 4 से ये 25 बार में कटेगा और ये 425 बार में, तो 25 × 25 625, यानी P बराबर कितना आ गया 625, ऑप्शन नंबर C। x², यहाँ पे x² + 2 बराबर 2x है, और निकालना कि x⁴ - x³ + x² + 2। एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे हमको x³ का भी ज़रूरत है। अगर x³ हम लोग कैसे ला सकते हैं, अगर हम दोनों बगल हम x से गुना करेंगे तो x³ हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम दोनों बगल x से गुना करते हैं, यहाँ पे x से गुना करते हैं, तो ये क्या आता है x³ + 2x बराबर 2x²। दोनों बगल x से गुना करेंगे तो सब में x से गुना हो जाएगा। x³ तो हमको मिल गया, अब हमको x4 का भी ज़रूरत है। x4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर x से गुना करेंगे, इसको फिर x से गुना करेंगे, दोनों x से गुना करेंगे और ये
तो ये एक्स पावर 4 हो जाएगा और प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा ये और बराबर 2x क्यूब हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, इधर भी x से गुना करेंगे तो स्क्वायर था, एक x और आ जाएगा तो 2x क्यूब हो जाएगा। तो अब हमारे पास x पावर 4 भी आ गया, x पावर क्यूब भी आ गया और x स्क्वायर भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस तीनों समीकरण को ऐड कर देंगे। इस तीनों समीकरण को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर तीनों समीकरण को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पहले एक्स पावर 4 से शुरू करते हैं, एक्स पावर 4 ले लेते हैं, फिर ये एक्स क्यूब ले लेते हैं प्लस एक्स क्यूब। अगर एक्स स्क्वायर लेंगे तो 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 2x ले लेते हैं, ये 2x ले लिए और ये फिर अब 2 बच गया, वो भी 2 ले लिए, इज इक्वल टू इधर क्या बचा, 2x क्यूब बचा, 2x क्यूब और यहाँ 2x स्क्वायर और यहाँ पे 2x। अब सभी को हम लोग RHS में ले आते हैं, सॉरी LHS में ले आते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ। अगर ये 2x क्यूब इधर आएगा, पहले x पावर 4 तो लिखेंगे ही, x क्यूब यहाँ, अगर 2x क्यूब इधर आएगा तो -2x क्यूब, अगर x क्यूब में से 2x क्यूब घटेगा तो -x क्यूब बच जाएगा। 3x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा 2x, ये 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचा +2 बराबर, इधर तो सारा टर्म को हम इधर ले आए तो इधर क्या बचा 0। तो इसी का वैल्यू पूछा था x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर +2 बराबर कितना आ गया 0, यानी इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर ऑप्शन 0 हो जाएगा। अलजेब्रा में हम ध्यान देंगे कि जो चीज़ निकालना आता है हम वो चीज़ कैसे लाएंगे, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर दिया था और एक्स पावर 4 हम लोग कैसे लाते, इस पर भी फोकस करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 पावर -z बराबर क्या लेते हैं, हम मान लेते हैं k मान लेते हैं, ठीक है। अगर 2 की पावर x बराबर k हो गया तो 2 बराबर क्या हो जाएगा k के पावर 1/x। अगर जैसे कहीं पे एक्स स्क्वायर बराबर 4 रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स पावर 4 के पावर 1/2 लिखते हैं ना, यानी रूट अंडर उसी को ना बोलते हैं। तो ये जो पावर उधर जाता है तो 1/में होकर चला जाता है। उसी तरह से अगर 2 की पावर x बराबर k के बराबर हो तो 2 बराबर क्या हो जाएगा k के पावर 1/x। अगर 3 की पावर y k के बराबर हो तो 3 बराबर क्या हो जाएगा k के पावर 1/y। अगर 6 की पावर -z बराबर k के बराबर हो तो 6 बराबर क्या हो जाएगा k के पावर -1/z, -1/z। अब आते हैं, अब क्या करेंगे, इस तीनों में रिलेशन निकालने के लिए एक ही ऑप्शन है, 2 × 3 बराबर 6। 2 × 3 बराबर 6 ये होता है। तो 2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं k के पावर 1/x और 3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं गुने k के पावर 1/y और ये 6 के बदले में क्या लिख सकते हैं k के पावर 1/z, -1/z, माइनस लगा हुआ था k के साथ। अगर इस दोनों में हम k कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y बराबर k के पावर 1/-1/z, ये बच गया। अब दोनों बगल जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z। अब ये -1/z को इधर लाएंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म इधर आ गया तो इधर 0 बच गया, यानी इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z पूछ रहा था तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितना आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट सवाल अब देखते हैं, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6, 9, 1, 3, x, 0, 8 को अगर हम 88 से भाग दें तो ये शून्य शेष दें। सबसे पहले ये 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 × 8, 11 × 8 लिख सकते हैं, यानी जो संख्या 11 से डिविजिबल हो और 8 से डिविजिबल हो वो संख्या
88 से डिविजिबल होगा। और 8 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम होता है कि लास्ट का 3 अंक देखा जाता है। लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो इसका मतलब वो संख्या भी 8 से कटेगा, यानी ये तीनों अंक कटना चाहिए 8 से। अगर ये तीनों अंक 8 से कटना चाहिए, इसकी यहाँ पे अगर हम 6 रखते हैं, x के बदले में 6 ऑप्शन से, तो भी काम करता है। यानी x के बदले में अगर हम 6 रखते हैं तो ये 8 से कट रहे हैं, 8 7 56, 4 8 6 48, यानी 6 रखने पे 8 से कट रहे हैं। लेकिन क्या ये 6 रखने पे 11 से कट रहा है? 6 1 7, 7 6 13, 13 8 21, यानी सम अंकों का योग, विषम अंकों का योग 21 हो रहा है। फिर इधर 9 3 12 और सम अंकों का योग 12 हो रहा है। तो इस दोनों का अंतर 9, तो ये 11 से नहीं कट पाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक करने से ये 11 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो है वो 6 नहीं आ पाएगा, तो 6 ऑप्शन ख़त्म। अगर हम 8 रखते हैं, ये 0 था सॉरी, अगर हम x के बदले में 8 रखते हैं तो 8 से तो कट ही जाएगा, लेकिन क्या 11 से कट रहा है? 6 1 7, 7 8 7 15 8 23, यानी ये 23 आ गया। अब 9 3 12, यानी विषम अंकों का योग 9 3 12 प्लस 0 12 आ गया, और इस दोनों का अंतर 11। तो इस दोनों का अंतर 11, 11 11 से कट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 8 रखने पर यह संख्या 11 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 88 से भी कटेगा। तो x के बदले में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी 88 से कटने का मतलब क्या है कि जो संख्या 11 से कटेगा और 8 से कटेगा वो संख्या 88 से कटेगा। तो हम ऑप्शन से मान रख के देख लिए कि कौन संख्या 8 और 11 से दोनों से कट रहा है। इस टाइप का सवाल जब भी आए, जैसे √6 प्लस √6 प्लस √6, इसको दो ऐसे टर्म में तोड़ना है कि गुना करने पे 6 आ जाए। तो 2 गुना 3, 2 गुना 3, अब 2 गुना 3 आया। अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो तो बड़ा वाला संख्या आंसर हो जाएगा, यानी 3, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहीं पे माइनस का साइन रहता, जैसे एक सवाल देता है, अगर यहाँ रहता √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12, ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसको दो ऐसे टर्म में तोड़ते कि गुना करने पे 12 आ जाए, 3 गुने 4। अब 6 गुने 2 मत कर दीजिएगा, क्योंकि 6 गुने 2 का जो HCF आता है वो 2 आता है। मतलब दो ऐसे संख्या में टर्म में तोड़ना है कि गुना करने पे 12 है और उसका HCF 1 होना चाहिए, इसीलिए ये 6 गुने 2 में नहीं टूट पाएगा। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 4। अगर यहाँ माइनस लगा है तो इसका जो आंसर होगा वो छोटा संख्या यानी 3 हो जाएगा इसका आंसर, और प्लस लगा है तो बड़ा संख्या यानी इसका भी आंसर 2 3 6, यानी बड़ा संख्या 3 हो जाएगा। माइनस लगा रहेगा तो छोटा संख्या, प्लस लगा रहेगा तो बड़ा संख्या। दो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है, उसके बहुभुज का हर भीतरी कोण, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 इंटू 180/n। इसका मतलब है अगर कहीं पे बोल दे कि किसी समबाहु त्रिभुज, किसी अष्टभुज का प्रत्येक कोण क्या होगा? प्रत्येक आंतरिक कोण, अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक कोण क्या होगा? तो अष्टभुज मतलब 8 भुजा, 8 भुजा होगा तो n के बदले में 8 हो जाएगा। अगर 8 हम रखेंगे तो 8 में से 2 गया 6 गुने 180 बट्टा n के बदले में 8, यहाँ से कैलकुलेशन करके जो आएगा वो अष्टभुज का प्रत्येक कोण होगा। अगर यहीं पे षष्ठभुज रहता है, अगर बोलता है षष्ठभुज का प्रत्येक कोण क्या होगा, तो n के बदले हम क्या रखते हैं? 6 रखते हैं, क्योंकि षष्ठभुज में 6 भुजा होता है, तो 6 रखते हैं, तो यानी 6 में से 2 गया 4 गुने 180/n के बदले में 6, 6 से 30 बार में कटेगा, 30 चौके 120, यानी षष्ठभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री हो जाएगा। अगर भुजा नहीं दिया गया है, कोण दिया गया है, तो हम भुजा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भुजा की संख्या का अनुपात 5:4 है, यानी पहला वाला का भुजा 5x मान लेते हैं और दूसरा भुजा 4x। इसका प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा? 5x - 2 इंटू 180
बाई n के बदले में 5x माइनस इसका प्रत्येकांतरिक कोण क्या होगा 4x माइनस 2 इंटू 180 बाय 4x और जो अंतर है वो कितना का है, ये है 6 डिग्री का। तो हम यहाँ से कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल लेंगे और x का वैल्यू निकालने के बाद जैसे मान चलिए x का वैल्यू 2 आता है, अगर x का वैल्यू 2 आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 5 दूना 10 4 दूना 8 है। अगर x का वैल्यू 1 आएगा तो 5 4 का अनुपात होगा, अगर x का वैल्यू 3 आएगा तो ये अनुपात होगा, x का वैल्यू 4 आएगा तो ये अनुपात होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालने के बाद आंसर निकाल लेंगे इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं। ए की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। ये ए की वर्तमान आयु शादी के उस समय की आयु का 5/4 गुनी है, 4 5/4 गुनी है। यानी ए का शादी जो है वो 8 वर्ष पहले हुई थी। यानी ए का वर्तमान आयु हम मान लेते हैं वर्तमान x था, ए का वर्तमान आयु x है। तो शादी के समय उसका आयु कितना हो जाएगा 8 वर्ष पहले हुई थी, यानी x माइनस 8 हो जाएगा शादी के समय उसका आयु। ए की वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 5/4 गुनी है, यानी ए का जो वर्तमान आयु है ये शादी के समय का 5/4 गुना है। तो यानी शादी के समय में 5/4 गुना कर देंगे तो 4 इधर आएगा तो 4x बराबर 5x माइनस 40, यानी 4x इधर जाएगा 40 इधर आएगा तो x बराबर 40 आ गया। यानी ए का जो वर्तमान आयु है वो 40 है। ए के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुनी है, तो पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, इसका वर्तमान आयु 40, 40 का 1/10 यानी 4 साल। ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति अपने समान गति के 3/4 गति पर चलते हुए एक कार्यालय समान समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए इस सवाल को हम लोग कितना जल्दी से बना सकते हैं। समान गति के 3/4 गति से चलते हुए समान गति को हम लोग मान लेते हैं कितना 4 मान लेते हैं, ताकि उसका 3/4 यानी हर में जो संख्या दिया रहा था वो मानते हैं। समान गति अगर 4 है, समान गति ये चाल का अनुपात निकालना है। समान गति अगर चाल है तो वो किस चाल से चला गया, यानी उसका चला गया समय चाल क्या है, चला गया चाल 4 का 3/4 यानी 3 होगा, यानी चाल का अनुपात क्या हो गया 4:3। अगर चाल का अनुपात 4:3 तो समय का अनुपात क्या होगा 3:4 हो जाएगा। यानी समय का जो अनुपात होता है वो चाल के अनुपात का उल्टा होता है, तो समय का अनुपात 3:4 होगा। यानी पहले 3 मिनट लग रहा था तो अब 4 मिनट लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है 1 मिनट ज़्यादा लग रहा है, और वास्तव में कितना 18 मिनट ज़्यादा लग रहा है, 18 मिनट देर हो रहा है। एक का वैल्यू 18। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, कार्यालय पहुंचने पर उसके मिनटों में समान समय क्या है। तो समान समय 3 था, तो 3 का वैल्यू 18 54, यानी 54 मिनट उसका समान समय था। सबसे पहले हम क्या किए कि गति में 3/4 पर चलता है, यानी समान गति को 4 माने तो उसके द्वारा चला गया चाल कितना हो जाएगा 3। जब चाल का अनुपात 4:3 हो गया तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 3:4, जस्ट रिवर्स। तो कितना समय लेट लग रहा है 1 मिनट देरी हो रहा है, और ये एक का वैल्यू दिया गया है कि 18 मिनट देरी हो रहा है। एक का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 18 मिनट देरी हो रहा है, एक का वैल्यू 18। तो ये समय पूछ रहा था कितना समय समान लगता है, तो समान समय 3 था, तो 3 का वैल्यू 18 54। एक शंकु, गोलार्ध और एक बेलन को समान आधार पर रखा गया, उनकी ऊंचाई बराबर है। जैसे एक शंकु है और एक गोलार्ध है, गोलार्ध मतलब अर्धगोला, एक गोलार्ध है और एक बेलन है, उनकी ऊंचाई भी बराबर है। यानी तीनों का त्रिज्या r है। मान लेते इसका त्रिज्या r, इसका भी त्रिज्या r, इसका भी त्रिज्या r, समान आधार बोला गया। यहाँ पे बोला गया कि समान आधार पर रखा गया है, तो इन तीनों का त्रिज्या आधार समान है, तो यानी तीनों का त्रिज्या r मान लिए। और उसका ऊंचाई भी समान है।
अगर इसका ऊंचाई का बात करें तो ये भी बेलन गोलार्ध के लिए क्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या यानी ये भी r। अगर इसका ऊंचाई r तो ये भी ऊंचाई r होगा और ये भी ऊंचाई क्या होगा r, क्योंकि तीनों का जो ऊंचाई हो वो समान हो गया। अब उसके आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r², और h के बदले में क्या है r ही है अनुपात। फिर गोलार्ध है, गोलार्ध का आयतन 2/3 पाई r³। उसके बाद बेलन है, बेलन का आयतन पाई r² और h के बदले में क्या है r ही है, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, r³ कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 3 एलसीएम लेंगे, 3 नीचे 3 एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ पे ये 3 उधर जाएगा तो 3 बच जाएगा, यानी 1 है ना बटा 1 से 3 बार में कटेगा और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3, यानी 1:2:3 इसके आयतन का अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये अर्धगोला के बराबर है। तब अगर बोल देता कि एक शंकु और एक गोला और एक बेलन, इस तीनों को समान आधार पर रखा गया, उसका ऊंचाई भी बराबर है, तब हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक शंकु ले लेते हैं। अगर बोलता है एक शंकु और एक गोला और एक बेलन, इस तीनों का जो आधार भी समान है, ऊंचाई भी समान, तब आयतन का अनुपात पूछता है। देखिए त्रिज्या r तो होगा ही, त्रिज्या r सबका होगा त्रिज्या r। अगर ऊंचाई समान रहता तो इसका जो ऊंचाई होता ये ऊंचाई और ये ऊंचाई के बराबर, और ये जो ऊंचाई होगा क्या होगा गोला के लिए व्यास हो जाएगा, और इसका व्यास होगा तो इसका मतलब 2 गुने त्रिज्या, यानी ये ऊंचाई 2r हो गया, तो ये भी ऊंचाई 2r हो जाता और ये भी ऊंचाई 2r हो जाता। तब हम निकाल सकते थे यहाँ पे आयतन, सब कुछ पता चल गया तो आयतन निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया था, अर्धगोला बोला गया था, यहाँ पे अर्धगोला बोला गया था। तो अर्धगोला का जो ऊंचाई होता है उसका त्रिज्या ही होता है, और गोला का जो ऊंचाई होता है वो त्रिज्या का 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, धातु की एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरती है। जब हम कोई तार को वर्ग के रूप में मोड़ें तो ये 484 वर्ग मीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल लेती है 484, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर 484। इसका मतलब जो ये वर्ग का भुजा होगा वो 22 हो जाएगा। यदि हम उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, यानी अब इसी तार को अगर हम ये तार को खोल लिए, ये चारों बल से खोलिए, अगर हम इसको वृत्त में मोड़ दिए, अगर हम इसको वृत्त में मोड़े, यानी अगर हम ये वाले भाग को खोल के ये वृत्त में मोड़ें, तो इसका मतलब ये वाला भाग यानी इसका जो परिधि होगा इसकी परिधि के बराबर हो जाएगा। तो वर्ग का परिधि क्या होता है 4 गुने भुजा, और वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr यानी 2 गुने 22/7, और त्रिज्या पता नहीं था तो r मान लेते हैं, ये r मान लें, तो 22 से 22 कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 दूना 14। इन जब त्रिज्या 14 आ गया तो ये वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr² यानी 22/7, r के बदले में 14 गुने 14, तो 7 से 2 बार में कटेगा, 22 दूना 44, 14 चौके 56, और 56 5 103 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी जब हम वर्ग को वृत्त के रूप में मोड़ेंगे, वर्ग को खोल के वृत्त में मोड़ेंगे तो उसका परिधि बराबर हो जाएगा। जब परिधि बराबर हो जाएगा तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालने के बाद क्षेत्रफल निकाल लेंगे। व्यंजक 2⁻⁶n -4⁻2n, जहाँ n एक संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, यहाँ पे लिखना चाहिए n एक प्राकृत संख्या है, तो सदा किससे विभाजित होगी। तो जब n एक प्राकृत संख्या है, इस सब टाइप के सवाल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n का छोटा से छोटा मान रखेंगे। अगर n एक प्राकृत संख्या है तो इसका सब छोटा से छोटा मान हम 1 रख सकते हैं।
1 रखेंगे तो ये 2 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 2 बचेगा। 2 की पावर 6 कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 9 16 9 32 दूना 64 और 4 के पावर 2 था तो यानी 4 चौका 16। अगर हम 64 में से 16 घटाएंगे तो 48 बचेगा। यानी ये जो संख्या होगा हमेशा 48 से विभाजित हो जाएगा। अगर कोई भी एक्सप्रेशन दे दे अब बोले कि यह हमेशा किससे विभाजित होगा तो हम क्या करेंगे, n का छोटा से छोटा मान रख के जो वैल्यू आएगा उसी से हमेशा विभाजित होगा। एक सर्कस का तंबू 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, उसके ऊपर शंकु के आकार का है, उसका व्यास 105 है। यानी एक सर्कस है, इसका तंबू 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, उसके बाद उसके ऊपर शंकु के आकार का है, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो शंकु के आकार का, यानी इस बेलन का जो हाइट है वो कितना दिया गया 3 मीटर और जो रेडियस है वो व्यास अगर 105 मीटर है तो त्रिज्या 105/2 सेंटीमीटर, सब कुछ मीटर में है। शंकु का तिरछी ऊंचाई 63 सेंटीमीटर है, यानी शंकु का जो तिरछी ऊंचाई वो 63 सेंटीमीटर यानी एल जो है वो 63 दिया गया है। तो तंबू बनाने के लिए अपेक्षित कैनवास का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस कैनवास का कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये शंकु का क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। यानी शंकु का जो क्षेत्रफल टोटल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का क्षेत्रफल यानी πr_l और बेलन का क्षेत्रफल 2πr_h, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेना है, अगर हम दोनों का संपूर्ण क्षेत्रफल लेंगे तो गलत हो जाएगा। जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल उसमें ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया ऐड हो जाता है। लेकिन अगर हम कैनवास बनाएंगे कैनवास तो क्या उसके ऊपर तो पॉइंट है और नीचे तो हमको कैनवास लगाना नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं लेंगे। संपूर्ण क्षेत्रफल हमें तब लेना होता है जब हमें ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया दोनों को ऐड करना रहता है। लेकिन यहाँ के ऊपर भी पॉइंट है और नीचे तो हम कैनवास बिछाना नहीं है, कैनवास लगाना नहीं है, इसीलिए इसमें संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं लेंगे, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। तो यहाँ पे πr दोनों का त्रिज्या सेम है तो कॉमन ले लें, पाई के बदले में 22/7, r के बदले में 105/2, पहले कॉमन ले लेते हैं। πr कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा l और यहाँ क्या बचा 2h, l + 2h, पाई के बदले में 22/7, r के बदले में 105/2 और l के बदले में 63 प्लस h के बदले में 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी 22/7 गुने 105/2 और गुने 63 + 3 यानी 69। अगर हम काट के देखें तो यहाँ से 15 बार में, 2 से 11 बार में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। और ये संख्या जो है 15 जो है और 69 इसमें 3 छुपा हुआ है, 3 छुपा हुआ है ना, तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल चाहिए हमको। और यहाँ कहीं भी अगर गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो इकाई स्थान पे 5 आएगा। 9 × 5 = 45, इकाई स्थान पे 5 होगा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो होगा नहीं। जब इतना कैलकुलेशन है तो कभी भी गुना नहीं करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है इकाई स्थान देखकर और डिविजिबिलिटी के रूल से। यहाँ 11 × 15 × 69 आ गया, 11 × 15 × 69 आ गया। तो इकाई स्थान पे कभी भी 0 नहीं जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया। अब आते हैं 15 3 का मल्टीपल है, तो देखते हैं ऑप्शन में 3 का मल्टीपल और कौन है। यानी 3 2 5 15 7 18 ये भी है 3 का मल्टीपल। अब देखते हैं 11 का मल्टीपल कौन है, क्योंकि ये 11 से गुना कर रहे हैं तो 11 का मल्टीपल कौन है। अगर हम चेक करें 11 का मल्टीपल तो 3 1 4 5 4 9 8 1 9 ये भी है, 9 1 10 5 3 8 ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, वो भी ऑप्शन नंबर ए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। कभी भी अगर बड़ा गुना आ जाए तो उसको गुना नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है कि हम लोग उसको डिविजिबिलिटी के रूल से और यूनिट प्लेस के रूल से हम लोग उसको
एलिमिनेट कर सके ऑप्शन को। बी सी किसी काम को 12 दिन में करता है, यानी बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में, और सी प्लस सी उसी काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है, और तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है वो काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में। तो ए भी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, यही ना। अब देखिए, अगर हम ए बी सी में से बी सी को घटा देंगे तो ए का आ जाएगा। तो घटाने का क्या नियम है, ए गुने बी बाय ए माइनस बी, यानी 12 में से 6 घटाए तो 6, इसका मतलब ए 12 दिन में करेगा। अब आते हैं, अगर हम ए बी सी में से सी ए को घटा देंगे तो बी का आ जाएगा, और घटाने का क्या नियम है, 6 गुने 8 बटा 6, 8 का अंतर 2, 2 तिया 6, यानी आखिरी का 24 दिन में ए करेगा, ए 24 दिन में करेगा। अब यही दोनों मिलकर पूछा, ये दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ए गुने बी, ए प्लस बी कितना दिन में करेगा, तो जोड़ने का क्या नियम है, 12 गुने 24 बटा 12 प्लस 24 36। कोई व्यक्ति ए दिन में कर रहा है, दूसरा बी दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ए गुने बी बटा ए प्लस बी करते हैं ना। तो 12 गुने 24 बटा 36, 12 से 3 बार में, 3 से 8 बार में, इसका मतलब जो ए बी है वो किसी के दोनों मिलकर 8 दिन में काम खत्म कर देगा। 33 नंबर, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। यानी अगर हम क्षमता की बात करें, क्षमता की, तो ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, यानी ए की क्षमता 100 तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 150, क्योंकि बी जो है 50% अधिक कुशल है। इसका मतलब जो क्षमता का अनुपात हो गया वो 2:3 आ गया, 2:3। अब क्या बोला है, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, यानी जब क्षमता का अनुपात अगर 2:3 हो गया तो दिन का अनुपात उल्टा हो जाता है। दिन का अनुपात क्या होता है, 3:2। दिन का अनुपात क्षमता का अनुपात का उल्टा होता है। तो बोला बी उस काम को कितने दिन करेगा, जब ए अनुपात में 3 दिन ले रहा है और वास्तव में 9 दिन, यानी 3 का वैल्यू 9 तो 1 का वैल्यू 3, तो ये 2 का वैल्यू पूछा था ना, बी 2 का वैल्यू 3 दूना 6 दिन लगेगा। 10% और 20% की क्रमिक कटौती कितनी एकल कटौती के समतुल्य होगा। तो 2 छूट का जो एक छूट होता है एकल छूट, वो क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बटा 100। 2 छूट का एक छूट, तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुने 20 बटा 100, ये 0 के 0 कट गया, तो 20 10 30 माइनस 2, यानी 30 में से 2 गया 28% का छूट हो जाएगा। 2 छूट का जो एकल छूट होगा वो 28% हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगले दिन उस टाइप से 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, जिससे सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।